प्रेजेंटिंग डेविल हंटर लाइफ ऑफ लाइन मूवी की शुरुआत फ्यूचर में एक बहुत ही बुरे समय से होती है। एक वायरस की वजह से दुनिया की ज्यादातर आबादी खत्म हो चुकी है और अब 20 लाख से कम लोग जिंदा बचे हैं। वायरस के बुरे प्रभाव की वजह से सभी लोग अंधे हो चुके हैं और इनके होने वाले बच्चे भी अंधे पैदा होते हैं और जैसे जैसे समय गुजरात है चीजों को देख पाने की शक्ति कल्पना ही रह जाती है। लेकिन समय के साथ साथ इंसानों की सूंघने और सुनने की शक्ति पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी हेल्प से वहां पर लोग बिना देखे अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। लेकिन इन सब की वजह से दुनिया वापस पुराने समय में चली जाती है जहाँ टेक्नोलॉजी का नाम भी नहीं था। लेकिन कुछ बहुत कम मामलों में माना जाता है कि कुछ लोगों के पास अभी भी देखने की शक्ति है, लेकिन उन्हें डीमन कहकर मार दिया जाता है। कौन सा नाम के शहर को दिखाया जाता है जहां एक रानी रहती है जिसका नाम केन है। केन डीमन को ढूंढने वाली एक सेना की नेता है और साथ ही डैम के ऊपर बने शहर की देखरेख करने वाली केन ही है। केन एक बहुत ही धार्मिक औरत है और उसको लगता है कि जिन लोगों के पास देखने की शक्ति है वो भगवान की इच्छा के उल्टे है और राक्षस है। रानी केन अपनी शक्तियों का बेरहमी से उपयोग करती है और आंखों से देख पाने वाली बात को फैलाने वाले लोगों को मरवा देती है। इसके बाद एक बहुत ही बड़े जंगल के बीच एलकरी जनजाति को दिखाया जाता है। एलकरी जनजाति का मुखिया एक शूरवीर योद्धा है जिसका नाम बाबा बॉस है। बाबा बॉस की पत्नी मागरा को जल्दी बच्चे होने वाले हैं और उसका ध्यान उनकी जनजाति में रहने वाली पेरिस नाम की एक औरत रख रही। पेरिस वहां रहने वाली सबसे बड़े समुदाय की सदस्यों में से एक है, यानी कि बूढ़ी है। फिर दिखाते हैं कि मागरा दर्द में है और अपने पति के लिए चिल्लाती है, लेकिन बहुत ही जरूरी काम की वजह से बाबा अपनी पत्नी के साथ नहीं होता। अब उनकी जनजाति पर राक्षसों को ढूंढने वाली सेना हमला करने वाली है क्योंकि उन्हें लगता है कि मागरा भी एक राक्षसी है और वहां पर रहने वाले लोगों को ये भी पता है कि अगर वो अपने बाबा बॉस का साथ देंगे वो मारे जाएंगे। लेकिन अपने सरदार की पत्नी के लिए जनजाति के सभी लोग अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वैसे जनजाति के पास देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन सुनने व सूंघने के दम पर उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। और फिर जनजाति के अनुभवी सदस्य अनुमान लगाते हैं कि दुश्मन की सेना में 200 लोग होंगे और वो खतरनाक हथियारों के साथ है जो इनकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। और फिर बाबा घोषणा करता है कि वो अपने लोगों को बचाएगा और युद्ध का सिंह बजा लेता है। फिर लोगों को प्रोत्साहित भी करता है और अपनी सफलता के लिए एक परंपरा का डांस भी करता है। अब कहीं और डीमन को मारने वाली सेना का मुखिया टिमाती जैन को दिखाते हैं जो एक डेक्स नाम के आदमी के साथ में है। डेक्स एलकरी जनजाति का सदस्य है, लेकिन उसके और बाबा के बीच संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए मागरा को मारने में दुश्मन की हेल्प कर रहा है और ऐसा करके वो बाबा को सबक सिखाना चाहता है। डेक्स बताता है कि मागरा कोई साधारण औरत नहीं है। पिछले सर्दियों में मागरा प्रेग्नेंट और जख्मी हालात में उनके समूह के पास एक बर्फ के तूफान से लड़कर आई थी और बाबा ने उसे अपनी पत्नी मानकर उसके बच्चों को गोद लिया था। तब से मागरा उन सभी लोगों के साथ रह रही है। डेक्स को यह सब पसंद नहीं है कि बाबा अपनी मनमानी चलाए और फिर डेक्स सेना के सरदार को एक हार देता है जिस पर मागरा को प्रेग्नेंट करने वाले इंसान का नाम लिखा हुआ है। और फिर सरदार उसको छूकर खुद भी हैरान हो जाता है क्योंकि हार पर जर्मलार का नाम लिखा हुआ है और माना जाता है कि पृथ्वी पर वो ही एक आदमी है जिसके पास देखने की शक्ति है। रानी के आदेशों के अनुसार सेना का सरदार सालों से जर्मलार को मारने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर जर्मलार मागरा के बच्चों का बाप है तो टिमाती उसे ढूंढने के बहुत ही करीब है और अपनी जिंदगी के इतने बड़े लक्ष्य के पास खुद को पाकर सेना का सरदार बहुत ही खुश हो जाता है और एलकरी जनजाति की सुरक्षा के तरीकों के बारे में पूछता है। और यहाँ दूसरी तरफ मागरा ने बच्चों को जन्म दे दिया है और उसको महसूस होता है कि उसके शरीर में एक और बच्चा है। और फिर पेरिस उसकी हेल्प करती है और आखिर में मागरा को एक बेटा और बेटी होती है। फिर दिखाते हैं कि जंगल की सीमा पर जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए एक पत्थर से बनी दीवार बनाई गई है। बाबा और उसके साथी इस दीवार को ढाल की तरह प्रयोग करते हैं और लड़ाई को शुरू करते हैं और ऐसा करके दुश्मन की सेना के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जब सेना उन पर हावी होने वाली होती है तो वो दीवार की रस्सियों को तोड़ देते हैं, जिससे दीवार के पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरते हैं और दुश्मन की आधे से ज्यादा सेना खत्म हो जाती है। और फिर कुछ देर बाद बाबा को महसूस होता है कि डीमन को ढूंढने वाली आधी सेना अभी भी नदी के किनारे पर है। वो हमला करने से पहले तूफान के गुजरने का इंतजार करते हैं ताकि कबीले के लोगों के पास खुद को तैयार करने का समय बचे। और फिर बाबा पहली बार अपने बच्चों से मिलता है, लेकिन वो उनके भविष्य के बारे में बहुत ही चिंतित है। उनको पता है कि रानी की बची हुई सेना से मुकाबला करना आसान नहीं होने वाला है। और फिर लोगों की जान बचाने के लिए पेरिस सभी को वहां से एक खुफिया पुल से भाग जाने का सुझाव देती है। सभी मान भी जाते हैं और पेरिस के पीछे पीछे उस पुल की तरफ जाते हैं
और जब उन्होंने आधा रास्ता पार कर लिया होता है तो वहाँ रानी की सेना आ जाती है। शुरू में सेना के कबीले के लोगों के होने का पता नहीं होता, लेकिन जल्दी ही सरदार को वहां बने पुल का पता लग जाता है। वो डेक्स को उस पुल पर भेज देता है और अब बाबा पुल के दूसरे किनारे आ जाता है और डेक्स को बचाने के बाद पुल की रस्सी को काट देता है। वो डेक्स को अभी भी कबीले का हिस्सा मानकर बचा लेता है और पुल के टूट जाने के बाद वो कबीला वहां से भाग जाता है और एक और बार सेना का सरदार हार जाता है। यहाँ एक गार्ड सरदार के हार जाने का समाचार को लेकर रानी के पास पहुंचती है और वो मंदिर जाती है और मंदिर के पार्षदों को हारे हुए समाचार के बारे में बताती है। और फिर पता लगता है कि जर्मलार काफी समय पहले रानी की सिस्टर को मार दिया था, इसलिए रानी किसी भी कीमत में जर्मलार को मारना चाहती है। इसके साथ दृष्टि वाला कोई भी इंसान रानी और उसके लोगों के लिए दानव है। और जैसे कि रानी को जर्मलार के 2 बच्चों के बारे में पता चल गया है, तीनों की जान लेने के लिए सेना की एक और टुकड़ी को तिमाती के पास भेज देती है। अब यहाँ दूसरी तरफ कबीला एक जगह पर रुक जाता है और मागरा सभी को जर्मलार के बारे में बताती है। वो बताती है कि जर्मलार को देख पाने वाली शक्ति की अफवाहें बिल्कुल सच है। वो धर्म जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता है और उसको लगता है कि उसकी दृष्टि दुनिया को बेहतर बनाने में काम आएगी। उसने मागरा को पहाड़ के बीच में एक ऐसी जगह के बारे में बताया है जिसको कभी भी ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जगह एक भूल भुलैया की तरह है। और फिर मागरा सबको उस जगह ले जाती है। सभी वहाँ पर बसने का तय करते हैं। अब बाबा अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर आ जाता है और फिर पता चलता है कि उन दोनों बच्चों के पास भी देखने की शक्ति है। अब कुछ समय बाद बाबा अपने बच्चों के साथ जंगल में खाना ढूंढने लगता है और तभी उन पर एक भालू हमला करने लगता है। बाबा उसको मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो भालू एक तीर के कारण मर जाता है और तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जर्मलार है। अब जर्मलार ये जानकर बहुत खुश है कि उसके बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं। और फिर जर्मलार बाबा को एक डब्बे के बारे में बताता है, क्योंकि जो उसे झरने के पास मिलेगा। साथ ही बाबा को उस डब्बे की चाबी पकड़ाता है और साथ में ये बोलता है कि ये डब्बा तब खोलना जब ये बच्चे 12 साल की उम्र के हो जाएंगे। वो लड़के का नाम कुफन और लड़की का नाम हनीबा रखने का सुझाव देता है, लेकिन डब्बे में क्या है ये बताने से पहले वो वहां से भाग जाता है। अब यहाँ गदार डेक्स जंगल में है और वो बाबा को जर्मलार का नाम लेते हुए सुनता है। उसको कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होता है, इसलिए वो अपनी आंटी को बताता है डेक्स के माता पिता को बाबा के आदेशों पर मारने की सजा दे दी गई थी और इसी वजह से उसका सारा परिवार बाबा के खिलाफ है। फिर वो शैडो नाम की लड़की को चीजों का पता लगाने के लिए किराए पर रख ले। शैडो कबीले का हिस्सा है जो कि अपने गायब रहने के महारत के लिए जानी जाती है। वो गायब रहने में इतनी अच्छी है कि उसके कबीले में रहते हुए भी लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब रात को मागरा बाबा पेरिस जर्मलार के बताए हुए डब्बे को खोलते हैं। उसमें उन्हें खिलौने वाली एक नाव और बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए किताबें मिलती है।